हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही मजेदार है, इसलिए लास्ट तक सुनेगा। यदि मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कहानी सुनाते हैं। सुबह जब मैं नींद से उठी तब मैंने अपनी बेटी को जगाने का सोचा, इसलिए मैंने उसे आवाज नहीं दी और सीधा उसके कमरे की ओर चल पड़ी। उसके कमरे के पास पहुंची तो देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। न जाने क्यों मुझे अचानक सावधानी बरतनी पड़ी और दरवाजे के पास जाने से पहले थोड़ा रुक गई। फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे के पास पहुंची और बाहर से ही दरवाजे की दरार से अंदर झांकने लगी। तब अंदर का दृश्य देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई, क्योंकि कविता बिस्तर पर सोई हुई थी। उसने ब्लैक टी शर्ट और काली टाइट जीन्स पहने हुए थी। तब उसकी टी शर्ट थोड़ी ऊपर उठ गई थी। कहने को तो वह बिस्तर के किनारे पर पड़ी थी और उससे थोड़ी ही दूरी पर मेरा बेटा अंजुमन खड़ा था। वह उसके इतने करीब खड़ा होकर उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था, और वह केवल देख ही नहीं रहा था बल्कि उसका हाथ भी हिला रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस लड़के की हरकतें, वह इतना निडर हो गया है कि मेरे घर में होते हुए भी वह कविता के कमरे में जाने की हिम्मत कर रहा है और उसे चुपचाप देख रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह मेरा 21 साल का बेटा अंजुमन था, जो मेरी 25 साल की बेटी कविता को देख रहा था। उसके बाद दिन ब दिन उसकी हिम्मत और बढ़ती जा रही थी। उसकी ये हिम्मत देखकर मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा था कि वह कोई और कदम उठाकर कहीं उसे नुकसान ना पहुंचा दे, जिससे उन दोनों के जीवन का विनाश हो जाएगा। अंजुमन के कविता के प्रति इस तरह के विचार मैंने कभी नहीं देखे थे, लेकिन अब वह बड़ा हो रहा था और मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन दिन ब दिन वह उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगा था। कविता उससे 4 साल बड़ी थी, इसलिए उसकी दुनिया अलग थी। उसके कॉलेज फ्रेंड सर्कल्स अलग थे, जिनका अंजुमन से ज्यादा संबंध नहीं था। वे दोनों घर में एक साथ होते थे, या जब हमारा परिवार कहीं एक साथ जाता था तब वे एक साथ होते थे। जैसे कि आम भाई बहन एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, एक दूसरे से शरारत करते हैं और एक दूसरे को तंग करते हैं, वैसे ही वो भी व्यवहार करते थे। कविता हमेशा की तरह उसके साथ खुलकर और बेफिक्र होकर रहती थी। शायद उसकी इस बेफिक्र आदत के कारण अंजुमन के मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा हो गया था, और फिर उसकी बेफिक्र का फायदा उठाकर अंजुमन उसके और करीब जाने लगा था। कविता अपनी ही दुनिया में मग्न थी, इसलिए उसे कभी ध्यान नहीं आया कि उसका छोटा भाई उसे किस नजर से देखता था। जब भी उसे मौका मिलता वह उसे देखता रहता, खासकर जब वह झुकी हुई होती या नीचे बैठी होती, तब वह उसे हर एंगल से देखता रहता। वह कोई भी देखने का मौका नहीं छोड़ता था, बल्कि मस्ती करने के बहाने उसे छूने की भी कोशिश करता था। जहां नहीं छूना चाहिए वहां भी टच कर दिया करता। इस तरह जब भी उसे मौका मिलता वह कविता के साथ मस्ती करता और उत्साहित होकर झट से अपने कमरे में भाग जाता। वह कमरे में क्यों जाता था ये मुझे समझने में देर नहीं लगी, और जब भी ऐसा कुछ होता मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती, क्योंकि मेरा अपना बेटा मेरी अपनी बेटी को इस तरह देख रहा था। ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात थी, और अंजुमन के लिए भी, क्योंकि वह यह काम कर रहा था, और मेरे लिए क्योंकि मैं यह सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं उसे कैसे दोषी ठहराती? मुझे अपने बेटे पर दया आती थी। आज के मॉडर्न जमाने में जहां बच्चों को टीवी, सिनेमा, इंटरनेट और मोबाइल से असीमित जानकारियां मिलती हैं, उसका असर उनके व्यवहार पर पड़ रहा था। ये कैसे संभव है? बुरा तो ये था कि मैंने कभी नहीं सोचा कि वह ऐसा करेगा। मेरे पति कितनी मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चों को एक अच्छा और सुखी जीवन मिले। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे का मन इस मॉडर्न दुनिया के कारण कितना भ्रष्ट हो गया है, तब उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। और मेरे पति से यह बात कहने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अगर उन्हें यह पता चल गया तो वह अंजुमन की मानसिकता को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे और उसे या तो मार पीट कर सुधारेंगे या घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि अंजुमन के मन की बात कविता को थोड़ा इशारे में बता दूं, ताकि वह उसके साथ सतर्कता से पेश आए। लेकिन इससे यह भी हो सकता था कि उसके मन में अंजुमन के प्रति नफरत पैदा हो जाए और उनके संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएं। और अगर उसने अंजुमन से कुछ कहा तो अंजुमन गुस्से में आकर कुछ गलत कदम उठा सकता था, जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो सकता था।
मुझे उन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को खत्म नहीं करना था और ना ही उनके असली संबंधों को नुकसान पहुंचाना था। इसलिए मैं कविता को कुछ नहीं बता पाई और अंजुमन पर नजर रखती रही। सही समय पर उसे समझाने का सोचने लगी। अब जब भी अंजुमन कविता को गुपचुप देखता तो मैं उसे किसी न किसी बहाने वहां से हटने पर मजबूर कर देती, जिससे अंजुमन का उतावलापन रुक जाता। लेकिन आज अंजुमन की हिम्मत देखकर मुझे समझ आया कि अब ठोस कदम उठाने का समय आ गया है। अगर मैंने अंजुमन को समय पर नहीं रोका तो वह कविता की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे अब कुछ करना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंजुमन की इस हरकत पर क्या कदम उठाऊं। मुझे यकीन था कि अगर मैं उसे सही तरीके से संभालूं तो वह सामान्य हो जाएगा। फिर उस समय मुझे जो सही लगा मैंने वह करने का फैसला किया। अगर मैं अचानक अंजुमन को बिना बताए अंदर जाती तो वह घबरा जाता, और अगर कविता उसे उस हालत में देख लेती तो उसे भी बहुत बुरा लगता। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा शोर मचा दूं ताकि अंजुमन को पता चल जाए कि मैं अब जाग चुकी हूं। इस तरह वह सावधान हो जाएगा और कविता के कमरे से निकल जाएगा। तब मैंने रसोई में जाकर एक प्लेट गिरा दी, जिससे बड़ा शोर हुआ। मेरी उम्मीद के मुताबिक कुछ ही समय बाद मैंने देखा कि अंजुमन की परछाई पास के रास्ते से गुजर रही थी। उसके जाते ही मुझे राहत महसूस हुई। फिर मैंने कविता को आवाज दी और उसे उठाने के लिए उसके कमरे की तरफ गई। तब मैंने अंदर झांक कर देखा, तब कविता अभी भी सो रही थी। इतनी आवाजें होने के बाद भी कविता नहीं उठी थी। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अगर वह इतनी गहरी नींद में सोएगी तो अंजुमन उसे आसानी से देख सकेगा और कोई भी गलत हरकत करेगा। आखिरकार मैंने उसके पास जाकर उसे जगाया। तब उसने देर होने के लिए मुझ पर गुस्सा किया और दौड़कर बाथरूम में चली गई। फिर मैं अपने काम में लग गई। कुछ ही मिनटों बाद मैंने देखा कि अंजुमन कविता के कमरे की तरफ जा रहा था। तब कविता तैयार हो रही थी। ये सोचकर मैंने अंजुमन को रोकने की कोशिश की। मैंने फिर से थोड़ा शोर किया, जिससे अंजुमन को पता चल गया कि मैं आ रही हूं। तब अंजुमन ने मुझे देखा और शर्म से उसकी नजरें झुक गईं। फिर वह जल्दी से अपने रूम में चला गया। मैं कविता के बाहर जाने का इंतजार करने लगी। वह तैयार होकर बाहर आई और मुझे बाएं करके चली गई। तब मैंने अंजुमन को हॉल में बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं उसके रूम की तरफ गई और देखा कि वह वहां नहीं था। फिर मैंने देखा कि वह बाथरूम में था। तब मैंने दरवाजे के पास जाकर अंदर की आवाज सुनी। फिर मैं वापस हॉल में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद अंजुमन बाहर आया और मुझसे पूछने लगा, मम्मी, आपने मुझे बुलाया था क्या? मैंने कहा, हाँ, इधर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे आवाज के टोन से उसने समझ लिया कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूं। तब वह बेचैन हो गया और थोड़ा घबराकर वह मेरे दबे पांव मेरे पास आकर बैठ गया। और तब मैंने उसे डांटना शुरू किया। पहले वह कविता के कमरे में उसे देख रहा था, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वह उसे बार बार देख रहा है। और पहले भी कई बार मैंने उसे ऐसा करते हुए नोटिस किया था। मैंने उसे इस बारे में खूब डांटा। अब अंजुमन को समझ में आया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और मुझे सब पहले से ही पता है। तब वो डर गया। फिर मैंने उसे धमकी दी कि मैं उसके पापा को बताऊंगी। यह सुनकर वह रोने लगा और बोला, मम्मी प्लीज मम्मी, ऐसा मत करो। ये कहते हुए वह मुझसे माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वह ऐसा अब दोबारा कभी नहीं करेगा और मुझसे एक मौका मांगने लगा। अब वह मेरे पैर पकड़कर माफी मांग रहा था। तब मैंने उसे थोड़ा समझाया और बताया कि वह जो कर रहा था वह कितना गलत था और अगर किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। आखिरकार मैंने उसे यह वादा लिया कि वह अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा और उसे डांटना बंद किया। मुझे लगा कि अब वह समझ गया है और फिर ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद अंजुमन बिल्कुल सीधा हो गया था। मैंने उसे फिर से कविता को घूरते हुए नहीं पाया और इससे मुझे लगा कि उसने अपनी गलती समझ ली है। ऐसा लगा कि अब वह सुधर गया है। मैंने उसके साथ बातचीत और मेलजोल को 1 महीने तक सीमित रखा ताकि उसे यह एहसास हो कि उसका व्यवहार गलत था। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। हम पहले की तरह हंसी मजाक और बातों में मशगूल हो गए। कभी उसके कमरे में, कभी हॉल में बैठकर मस्ती करते। मैं उससे उसके कॉलेज के दोस्तों की कहानियां पूछती और वह बड़े जोश और चाव से मुझे सब कुछ बताता। उसकी बातें सुनकर मुझे खुशी होती और मन हल्का लगने लगता। लेकिन फिर एक दिन
मैंने उसे फिर से कविता को देखते हुए पकड़ लिया। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क था, लेकिन मेरी नजरों से बच नहीं पाया। मेरा गुस्सा फिर से उफान पर था, लेकिन इस बार मैंने उसे डांटा नहीं, क्योंकि इस बार गुस्से के साथ चिंता ने भी जगह बना ली थी। उसने मुझे पहले बताया था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वह दोस्तों के साथ रहता है। फिर भी उसे कविता को देखने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? यह सवाल मेरी समझ से परे था। मैंने तय किया कि इस बार इस मसले को गहराई से सुलझाऊंगी। 3 दिन बाद दोपहर का वक्त था। घर में हम दोनों अकेले थे। वह अपने कमरे में था और मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैंने मन ही मन ठाना कि आज यह बातचीत होनी ही चाहिए। मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा बंद था। जब खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से लॉक था। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। यहां तक पहुंचकर कहानी का मोड़ इतना रहस्यमयी हो गया कि यह सच्चाई का सामना करने की ओर बढ़ रहा था। अब मेरे अगले कदम ने अंजुमन के राज को उजागर करना तय कर दिया था। दरवाजे पर मैंने हल्की दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आओ। दरवाजा खोलते ही अंजुमन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और बोला, अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद कर लो। मैंने थोड़ी हैरानी से पूछा, दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? वो थोड़ा झिंझकते हुए बोला, कुछ नहीं, बस मैगजीन पढ़ रहा था। वो बिस्तर के पास बैठा हुआ था और हाथ में मैगजीन पकड़े हुए मुझे दिखाने लगा। लेकिन मेरा दिल कह रहा था, ये बात कुछ और है। मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अगर बस पढ़ रहे थे तो दरवाजा क्यों बंद किया? उसने नजरें चुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, ये मैगजीन कॉलेज की पत्रिका है। मैं उसके बिस्तर के पास बैठ गई और कहा, क्या पढ़ रहे थे इसमें? उसने मैगजीन खोलकर एक लेख दिखाया। मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा ध्यान लेख से ज्यादा उसकी झिंझक पर था। मैंने कहा, बताना तो सही, इसमें ऐसा क्या खास है जो इतना ध्यान लगा रहे हो? वो थोड़ा शांत हो गया। शायद वो कुछ छिपा रहा था, या शायद उसे यकीन नहीं था कि मुझे क्या बताना चाहिए। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, चलो मुझे भी पढ़ाओ, फिर मैं बताऊंगी क्या खास है। मैं उसके पास बिस्तर पर लेट गई। अंजुमन पीठ के बल लेटा हुआ था। हमारी आंखें मिल गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हमने साथ में वो लेख पढ़ा। लेख खत्म होते ही उसने कहा, इसमें और कुछ खास नहीं है। तुम क्या पढ़ना चाहती हो? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम क्या सोच रहे हो। उसने मुझे मैगजीन थमाई। मैंने बिस्तर के किनारे पर लेटते हुए मैगजीन को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया। अंजुमन ने तुरंत मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर अचानक उसका हाथ गलती से मेरी कमर पर गलत जगह छू गया। उसकी आंखों में झिझक और माफी साफ दिख रही थी। उसने तुरंत दूसरा हाथ बढ़ाकर मुझे संभाला और कहा, सॉरी, मैं बस तुम्हें गिरने से बचा रहा था। मेरे होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। मैंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं। उस पल की नजदीकी में कमरे में सन्नाटा छा गया। वो पल जितना अजीब था, उतना ही दिलचस्प भी। हम दोनों की नजरें फिर से मिलीं। मैं उसकी आंखों में कुछ और देख रही थी, शायद एक छिपी हुई सच्चाई, शायद एक एहसास जो अब तक अनकहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अंजुमन, तुमसे कुछ बात करनी है। उसने तुरंत पूछा, क्या? मैंने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, कविताओं के बारे में, और तुम्हारे दिल की कविताओं के बारे में। कमरे में धीरे धीरे एक नर्म सी रोमांटिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। अंजुमन मुस्कुरा दिया, और शायद अब वो भी जानता था कि ये बातचीत अब सिर्फ कविताओं तक सीमित नहीं रहेगी। शाम का सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। हल्की हल्की हवा के झोंकों के साथ खिड़की के पर्दे लहरा रहे थे। मैं किताबों के शेल्फ के पास खड़ी थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया। इससे पहले कि मैं जमीन से टकराती, एक मजबूत हाथ ने मेरी कलाई थाम ली। ध्यान से। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन उसके स्पर्श ने मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। मैंने खुद को संभाला और उसकी ओर देखा। अंजुमन का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। उसकी मासूम आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मम्मी, वह लड़खड़ाते शब्दों में कुछ कहना चाहता था। मैंने मुस्कुराते हुए माहौल को हल्का किया। अरे, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं जरूर गिर जाती। उसकी घबराई हुई मुस्कान अब खिलखिलाहट में बदल गई। माहौल में एक सुकून सा भर गया। थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा, अंजुमन,
यह मैगजीन मुझे पढ़कर सुनाओ। छोटे अक्षर मुझे ठीक से दिखाई नहीं देते। वह तुरंत तैयार हो गया। उसने मैगजीन उठाई और पढ़ने लगा। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी जो मुझे अंदर तक छू गई। मैं चाहती थी कि वह और आराम से पढ़े, इसलिए मैंने अपना हाथ उसके सिर के नीचे रखा और उसे पास खींच लिया। वह कहानी पढ़ रहा था और मैं उसकी आवाज के उतार चढ़ाव में खो गई थी। उसकी मासूमियत, उसकी लगन, सब कुछ मुझे मोह रहा था। अब आगे तुम पढ़ो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने मैगजीन अपने हाथ में ली और अगले पन्ने पलटने लगी। उसकी उपस्थिति मेरे पास एक अलग सी गर्माहट ला रही थी। तभी मैंने हल्की हलचल महसूस की। उसने अनजाने में अपना पैर मेरे पैर पर रखा था। मैं चौंकी, लेकिन उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दी। उसकी हरकतें मुझे एक नई तरह की भावनाओं में डुबो रही थीं। मैं सोचने लगी कि कैसे बचपन की मासूमियत और अनजाने भाव धीरे धीरे जीवन के रोमांचक सफर की ओर इशारा करते हैं। सन्नाटे के दायरे में अंजुमन और मैं, कमरे में गहरी खामोशी थी, जैसे वक्त ने खुद को रोक लिया हो। अंजुमन का व्यवहार मुझे असमंजस में डाल रहा था। मन में हलचल हो रही थी, एक तूफान जो शांत दिखते समुद्र के नीचे बेकाबू था। मैंने सोचा, क्या ये पल सही है? क्या मैं इसे खत्म कर दूं? लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे जकड़ रही थी। मैं मैगजीन थामे नाटक करती रही, पर अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी कि इस माहौल में कुछ असामान्य था। उसकी मौजूदगी का प्रभाव मुझ पर गहराता जा रहा था। वक्त थमा सा लगा। कुछ मिनट बीते, लेकिन वह वक्त घंटों की तरह भारी लग रहा था। आखिरकार मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। एक गहरी सांस लेते हुए मैं अंजुमन की ओर मुड़ी और धीमे लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा, अंजुमन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हाथ जाम हो गया है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, शायद असमंजस भी। मैंने हल्के से उसका हाथ अपने पेट से हटाया और धीरे से खुद को उससे दूर कर लिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? मैंने पूछा। अंजुमन कुछ पल तक खामोश रहा, फिर उठकर बाहर चला गया। उसकी अनुपस्थिति ने मुझे राहत की सांस लेने का मौका दिया। मुझे महसूस हुआ कि हमें दोनों को कुछ समय चाहिए। जब वह वापस आया, उसके हाथ में पानी का गिलास था। मैंने उसकी ओर देखा। वह अब थोड़ा सामान्य लग रहा था। मैंने गिलास लिया और जल्दी जल्दी पानी पिया, जैसे उससे राहत की बूंदें मिल रही हों। अंजुमन ने गिलास वापस किनारे पर रख दिया और बिस्तर पर मेरे पास बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्की झिझक और मेरे अंदर बाकी सवाल, लेकिन वह खामोशी अब बोझिल नहीं थी। यह एक नया आरंभ था, शायद हमारे रिश्ते की एक नई परत। तो अब? मैंने मुस्कान के साथ पूछा। हमने हल्की बातचीत शुरू की। धीरे धीरे कमरे की खामोशी में मिठास घुलने लगी, लेकिन दिल के कोने में यह एहसास था कि यह सिर्फ एक अध्याय था। पूरी कहानी अभी बाकी थी। रात के सन्नाटे में जब अंजुमन से मेरी बातें हो रही थीं, तो बातचीत कविता के विषय पर आ गई। मैंने उससे सीधे सवाल किया, तुमने फिर से कविता को देखना क्यों शुरू किया? अंजुमन ने पहले थोड़ी झिझक दिखाई और बात को टालने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे उदाहरण देकर समझाया कि मैंने कैसे महसूस किया था कि वह उसे देख रहा था। आखिरकार उसने स्वीकार किया कि मैं गलत नहीं थी। हालांकि उसने यह भी कहा कि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं थी। मैंने उसकी बातों को हल्के अंदाज में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, देखो अंजुमन, अगर फिर से ऐसा हुआ तो इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। उसने भी मुस्कुराकर वादा किया कि वह अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसके बाद हमारी बातचीत दूसरे विषयों पर शिफ्ट हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, अब मुझे जाना चाहिए, और मैं उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आते ही मैंने बिस्तर पर बैठकर उस पूरी घटना पर विचार करना शुरू किया। अंजुमन की आंखों और उसके हाव भाव ने मुझे कहीं गहरे प्रभावित किया था। मैं आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को गौर से देखने लगी। मन में सवाल उठा, क्या मेरे और अंजुमन के बीच एक अनकहा जुड़ाव है? और जवाब मिला, शायद हाँ। इस एहसास ने मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल मचा दी। मुझे समझ आ गया था कि मुझे अंजुमन का ध्यान कविता से हटाना होगा। इस विचार ने मेरे भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। मैंने खुद को फिर से तैयार करने का फैसला किया, न सिर्फ अंजुमन के लिए बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के लिए। अगले दिन से मैंने खुद पर काम करना शुरू किया।
मैंने सख्त डाइटिंग शुरू की, तले भुने और मसालेदार खाने को अलविदा कह दिया। हर सुबह योगा और एक्सरसाइज मेरे रूटीन का हिस्सा बन गए। 2 महीने की मेहनत के बाद मेरा शरीर बदलने लगा। मैं पहले से अधिक स्लिम और फिट महसूस करने लगी। अब मैंने ढीले ढाले कपड़े पहनना बंद कर दिया। उनकी जगह फिटिंग वाले परिधान ने ले ली। जो साड़ियां मैंने खुद से दूर कर दी थीं, उन्हें फिर से पहनने लगी। खास तौर पर मेरी पसंदीदा बनारसी साड़ियां, जिनमें खुद को देखकर मैं खिल उठती थी। मेरे इस बदलाव को किसी ने नोटिस न किया हो, ये तो नामुमकिन था। सबसे पहले मेरे घरवालों ने ध्यान दिया, फिर पड़ोसियों और दोस्तों ने भी तारीफ की। मेरी एक पुरानी दोस्त, जो पास के पार्लर की मालकिन थी, हमेशा मुझे फेशियल और ब्लीच करवाने के लिए कहती थी। अब मैंने उसकी सलाह मानी और खुद को और निखारने के लिए पार्लर जाने लगी। मेरे बालों को नई स्टाइल और रंग देकर मैंने अपने व्यक्तित्व में एक और नयापन जोड़ा। जब मैं आईने में खुद को देखती तो यह नई मैं पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी नजर आती। 1 महीने के भीतर मेरा रूप रंग पूरी तरह बदल चुका था। अब मैं न केवल अपनी उम्र से कम दिखने लगी थी, बल्कि मेरे अंदर का आत्मविश्वास भी छलकने लगा था। सबने मेरी तारीफ की और मुझे महसूस हुआ कि मैंने खुद को फिर से पा लिया है। ये बदलाव न केवल बाहरी था, बल्कि आंतरिक भी। मैं अब जानती थी कि मैं अंजुमन के मन को कविता की ओर से मोड़कर अपने प्रति आकर्षित कर सकती हूँ। लेकिन यह सब करते हुए मैंने एक चीज सीखी, खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। इस नई यात्रा ने मुझे यह एहसास दिलाया कि असली ताकत अपने भीतर झांकने और खुद को स्वीकारने में है। मेरे जीवन में कुछ बदलाव आए थे, जो धीरे धीरे मेरे आसपास के लोगों का ध्यान खींचने लगे थे। खासकर जब लोग मुझे देखकर तारीफ करने लगे, मुझे यह अच्छा लगता था। पहले ऐसा लगता था कि यह ध्यान सिर्फ मेरे युवा होने के कारण था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि बदलाव के साथ एक नई पहचान भी जुड़ी होती है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर मेरे बेटे अंजुमन पर पड़ा। पहले वह बस यही कहता था, मम्मी, आप अब कितनी अलग लग रही हैं। लेकिन धीरे धीरे वह मुझे उस नजर से देखने लगा जैसे वह अपनी बहन कविता को देखता था। यह देखकर मैं थोड़ा चौंकी, लेकिन मैंने इसे समझने की कोशिश की। मैं चाहती थी कि अंजुमन को यह बदलाव सही तरीके से महसूस हो और मुझे उसकी प्रतिक्रिया का सही तरीके से सामना करना था। यह एक गहरी चुनौती थी और मैंने सोचा कि इस स्थिति से निपटने के लिए मुझे अपना रवैया बदलना होगा। मैंने खुद को यह समझाया कि अगर मैं अपने रिश्ते को सही दिशा में ले जाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपनी आत्मसमझ और आत्म आदर को बढ़ाना होगा। मैंने महसूस किया कि जब मैं खुद के प्रति प्यार और आदर रखती हूँ, तो वह मेरे बेटे को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अंजुमन और मैं दोनों एक दूसरे से खुलने लगे। मैंने उसे यह सिखाने की कोशिश की कि जीवन में खुद से प्यार करना और अपनी पहचान को समझना कितना जरूरी है। हम दोनों के बीच अब पहले से ज्यादा विश्वास और समझ थी। अब वह मुझसे अपनी परेशानियों और सवालों के बारे में खुलकर बात करता था और मैं भी उससे अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें साझा करती थी। हम दोनों ने समझा कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और उनके विचारों को समझना रिश्ते को मजबूत बनाता है। एक दिन जब अंजुमन ने मुझे बताया कि मैं पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगी हूँ, तो मेरे दिल में एक नया विश्वास पैदा हुआ। मुझे महसूस हुआ कि बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होता है। ये बदलाव हमारी रिश्तों की समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान को और गहरा करता है। अंजुमन, मैंने उसे प्यार से कहा, तुम हमेशा याद रखना कि हर बदलाव के पीछे एक मकसद होता है। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम समझ सको कि खुद का ख्याल रखना और खुद को प्यार करना कितना जरूरी है। अंजुमन ने मेरी बात समझी और उसके बाद हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वह मुझसे और भी खुलकर बात करने लगा और मैं भी उससे अपने दिल की बातों को साझा करने लगी। हमारे रिश्ते में अब और भी गहराई आ गई थी और हम दोनों ने यह समझा कि एक दूसरे का साथ देना, समझना और प्यार करना सबसे अहम है। हमारे बीच का यह बदलाव हमें और भी करीब लाया और हम दोनों ने मिलकर जीवन की नई शुरुआत की। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि रिश्ते, प्यार और समझ के साथ साथ खुद का सम्मान और आत्मविश्वास भी बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ सुविचार हैं जो इस कहानी के संदेश को आगे बढ़ाते हैं। खुद से प्यार करना सबसे बड़ा बदलाव है।
जो हम अपने जीवन में ला सकते हैं। जब हम खुद को समझते हैं और अपनाते हैं तो हमारी आत्मविश्वास और रिश्ते दोनों मजबूत होते हैं। रिश्ते समझ और सम्मान पर आधारित होते हैं, न कि अपेक्षाओं और भ्रम पर। हर रिश्ता तभी सही दिशा में बढ़ता है जब उसमें पारदर्शिता और संवेदनशीलता होती है। आत्मसम्मान और आत्मप्रेम हमें अपने रिश्तों में बेहतर समझ और संतुलन लाने में मदद करते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम दूसरों को भी सही तरीके से समझ और प्यार कर पाते हैं। बदलाव की सबसे बड़ी ताकत भीतर से आती है और यही ताकत हमें अपने रिश्तों को और मजबूत बनाती है। हर परिवर्तन एक नई शुरुआत होती है जो हमें अपने और दूसरों के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनाती है। समय और विश्वास रिश्तों की नींव हैं। जब दोनों होते हैं तो हर चुनौती का समाधान संभव हो जाता है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे के समय और भावनाओं का सम्मान करते हैं। ये सुविचार कहानी के गहरे संदेश को और भी प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जो आत्मसमर्पण, समझ और सच्चे रिश्तों की अहमियत को उजागर करते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी। क्या आपने कभी अपने जीवन में इस तरह के बदलाव महसूस किए हैं? हमें अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, इसे लास्ट तक सुनिएगा। यदि मेरी चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी सुनाते हैं आपको। शादी का माहौल था। सभी लोग धूमधाम से डांस और मस्ती में लगे हुए थे। भाभी जी स्टेज पर जाकर अपनी सहेलियों के साथ डांस करने लगीं। उनका डांस देखकर सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। भाभी का लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनकर नाचते हुए चेहरा खुशी से दमक रहा था। तभी अचानक हल्की हवा का झोंका आया और उनकी साड़ी का पल्लू उड़ने लगा। भाभी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया और डांस में मग्न रहीं, लेकिन जैसे ही साड़ी का पल्लू हवा में पूरी तरह उड़ने लगा, आसपास खड़े मेहमान हल्की हल्की हंसी में फुसफुसाने लगे। भैया, जो पास ही खड़े थे, ये सब देख रहे थे। उन्होंने तुरंत जाकर सिचुएशन संभालने की कोशिश की। भैया ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रही हो? थोड़ा संभल कर। सब लोग देख रहे हैं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। भाभी ने झेंपते हुए कहा, सॉरी, मैं डांस में इतनी खो गई थी कि ध्यान ही नहीं दिया। भैया ने साड़ी का पल्लू ठीक किया और थोड़ा सख्त लहजे में कहा, अब ज्यादा डांस करने की जरूरत नहीं है, चलो नीचे बैठो। भाभी ने मन ही मन थोड़ा नाराज होकर भैया की तरफ देखा और धीरे धीरे स्टेज से उतर आईं। लेकिन उनकी सहेलियां उनके पास आकर मजाक में कहने लगीं, अरे भाभी, भैया जी तो बड़े पजेसिव हैं, लगता है आपको डांस करने से डरना पड़ेगा। भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पजेसिव नहीं, बस थोड़ा ज्यादा केयर करते हैं। शाम का माहौल फिर से हल्का हो गया। भैया ने बाद में भाभी को एक कोने में ले जाकर समझाया, देखो, तुम्हें डांस करना है, करो, लेकिन बस थोड़ा ध्यान रखा करो। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं चाहता। भाभी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दोनों ने साथ में फोटो खिंचवाई। इस छोटी सी घटना ने उनके रिश्ते की मिठास को और बढ़ा दिया। शाम ढल चुकी थी और शादी का माहौल और भी रंगीन हो गया था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर रोशनी झिलमिला रही थी। भाभी अभी भी भैया की डांट के बाद थोड़ा खिन्न सी थीं। वो मंडप के पास बैठी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा गुस्सा और नमी दिख रही थी। भैया ये सब देख रहे थे और उनका मन कहीं न कहीं भारी हो गया था। कुछ देर बाद भैया ने धीरे धीरे भाभी के पास जाकर उनके हाथ पर हल्का सा हाथ रखा। भाभी ने नजरें ऊपर उठाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। भैया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनो, जो कुछ भी हुआ मैं उसका दोषी हूँ। शायद मुझे तुम्हें सबके सामने डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन समझो, तुम्हें लेकर मेरी चिंता ही मेरी कमजोरी है। मैं बस नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें लेकर कुछ गलत सोचे। भाभी ने हल्के से अपनी पलकें झपकाईं और धीमी आवाज में बोली, मुझे समझ है तुम्हारी फिक्र की, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे बुरा महसूस कराया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे प्यार में थोड़ी आजादी भी होनी चाहिए? भैया ने उनकी बात पर गहरी नजर डाली। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए। तुम बिल्कुल सही कहती हो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे भी थोड़ा समझना होगा। भाभी की नजरें झुक गईं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। माहौल फिर से हल्का हो गया।
भैया ने अचानक उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब गुस्सा छोड़ो और चलो मेरे साथ एक डांस करो। भाभी ने हैरानी से उनकी ओर देखा। अरे तुम और डांस, ये कब से हुआ? भैया ने हंसते हुए कहा। बस तुम्हारे साथ डांस करने का मन हो रहा है। क्या कहती हो? भाभी थोड़ी झिझकी, लेकिन भैया का उत्साह देखकर वो मान गईं। दोनों स्टेज पर पहुंचे और धीमी म्यूजिक शुरू हुआ। भैया ने धीरे से भाभी का हाथ थामा और उनकी कमर पर हाथ रखकर उन्हें खींच लिया। उनके बीच एक पल के लिए गहरी नजरें टकराईं। म्यूजिक के साथ दोनों ने धीमे धीमे कदम बढ़ाने शुरू किए। भाभी ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें डांस करना आता भी है? भैया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे साथ तो कुछ भी सीख सकता हूं। इस बीच मेहमानों की निगाहें उन पर टिक गईं। भैया और भाभी की केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। डांस खत्म होने के बाद भैया ने भाभी के कान में धीरे से कहा, तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी है। अगर तुम्हारी मुस्कान मेरे गुस्से की वजह से छिन जाए तो मुझे माफ करना। भाभी ने अपनी उंगलियों से भैया के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ ये अधूरी जिंदगी भी पूरी लगती है। बस अगली बार प्यार से समझाना। उस रात दोनों ने खुलकर अपने मन की बातें की और महसूस किया कि रिश्तों में प्यार और समझदारी की कितनी अहमियत होती है। शादी का माहौल अब और भी खुशनुमा हो गया था, क्योंकि हर कोई इस खूबसूरत जोड़ी की तरफ देख मुस्कुरा रहा था। शादी की रात समा कुछ अलग था। मंडप में दीपों की रोशनी बिखरी हुई थी और हर कोने में प्यार और उमंग की हवाएं बह रही थीं। रिश्ते जो वक्त की धारा में बंधे थे, अब नए मोद्दा पर थे। भाभी, जिनकी आंखों में जोश और उत्साह की चमक थी, वह अपने पति के साथ कुछ खास महसूस कर रही थीं। आज रात कुछ अलग था और वह पूरी तरह से इस पल को जीने के लिए तैयार थीं। म्यूजिक सिस्टम में धीमी धीमी धुनें गूंज रही थीं। भाभी ने धीरे धीरे अपने कदम इस धुन के साथ मिलाए। उनके चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास था और वह जैसे पूरी दुनिया को अपनी धुन में समाहित कर रही थीं। भैया जी, जो पहले से ही नर्वस थे, अचानक भाभी की नृत्य में खो जाने की वजह से पूरी तरह से उनके साथ जुड़ गए। वह उन्हें देखते हुए उनके पास आए और धीरे से उनका हाथ पकड़ा। भाभी ने देखा कि भैया जी की आंखों में वही चमक थी जो हमेशा उनकी शादी के दिन थी। इस बार वह न केवल पत्नी के रूप में बल्कि एक सशक्त साथी के रूप में खड़ी थीं। भैया जी ने भाभी के हाथ को थामते हुए एक हल्का सा खींचा और दोनों साथ में नृत्य करने लगे। जैसे जैसे वह एक दूसरे के करीब आते गए, उनका प्यार एक नए रूप में खिलने लगा था। दूसरी तरफ सभी मेहमान भी इस खूबसूरत नृत्य और रिश्ते की ताजगी को महसूस कर रहे थे। भाभी और भैया जी के बीच का रोमांस शरारत और समझ का सुंदर मिश्रण था। उनके हर कदम में एक नई लहर, एक नई ऊर्जा थी जो उनके रिश्ते को और गहरा कर रही थी। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वही प्यार था जो उन्होंने पहले दिन महसूस किया था, लेकिन अब यह और भी मजबूत हो चुका था। उनकी नृत्य की लय ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वह दोनों अब केवल एक दूसरे में खो गए थे, जैसे समय और स्थान का कोई अस्तित्व ही न हो। हर पल, हर हरकत में एक नई ख्वाहिश थी, एक नई उम्मीद थी। ये पल, ये रात उनके रिश्ते का सबसे सुंदर और यादगार हिस्सा बन चुकी थी। रात का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। विवाह की खुशियां, संगीत की धुनें और नृत्य की ऊर्जा ने सभी को जकड़ लिया था, लेकिन भाभी और भैया जी के बीच कुछ था जो उनके दिलों में चुपके से उभर रहा था। वह प्यार जो पहले कभी पूरी तरह से खोला नहीं गया था, अब धीरे धीरे दबाव महसूस कर रहा था। भाभी, जो पहले अपने पति के साथ नृत्य कर रही थीं, अचानक थोड़ी चुप हो गईं। उनकी आंखों में कुछ अधूरी बातें थीं, कुछ सवाल थे जो हमेशा उनके दिल में दबी हुई थीं। भैया जी ने यह महसूस किया। वह उनके पास गए और धीरे से उनका हाथ पकड़ा, लेकिन भाभी ने अपना हाथ धीरे से खींच लिया। क्या हुआ? भैया जी ने अपनी आवाज में थोड़ी चिंता के साथ पूछा। भाभी ने सिर झुका लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस थक गई हूं। लेकिन उनकी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया। भैया जी ने महसूस किया कि कुछ तो था जो भाभी की चुप्पी में छिपा था। वह जानता था कि ये न केवल रात का जादू था, बल्कि रिश्ते में कुछ अज्ञात हलचल भी थी। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? भैया जी ने फिर से पूछा।
इस बार उनकी आवाज में एक हल्का सा डर था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके बीच कोई गलतफहमी आए। भाभी ने गहरी सांस ली और बोला, क्या कभी सोचा है कि हम दोनों के बीच इतनी दूरी क्यों है? क्यों हमारी बातों में अब वह पुरानी नमी नहीं है? क्यों तुम मुझे अब पहले जैसे नहीं समझ पाते? ये सुनते ही भैया जी का दिल धड़कने लगा। उन्होंने भाभी की ओर देखा और एक ठहरी हुई चुप्पी में डूब गए। वह समझने लगे थे कि भाभी के दिल में कुछ सवाल थे जो उन्होंने कभी खुद से नहीं किए थे। भाभी ने धीरे धीरे अपने दिल की बातों को बाहर निकालना शुरू किया। मैं महसूस करती हूँ कि हमारी शादी में कुछ चीजें अधूरी हैं। हम एक दूसरे के पास तो होते हैं, लेकिन क्या हम वाकई एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? भैया जी ने थोड़ी देर तक चुप रहकर उनकी बातें सुनी। वह जान गए थे कि भाभी के दिल में एक संघर्ष था जो उन्हें अब तक नहीं दिखा था। वह खुद भी महसूस कर रहे थे कि रिश्ते में कुछ उलझनें थीं। वह जानते थे कि इन अनकहे शब्दों के बीच कुछ और था जो उनके रिश्ते को मजबूत या फिर कमजोर कर सकता था। मैं समझता हूं, भैया जी ने धीरे से कहा, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? कभी कभी हमें एक दूसरे को और गहरे से समझने की जरूरत होती है, और यह समय हम दोनों के लिए है। भाभी ने उनके चेहरे पर देखा और एक हल्की सी मुस्कान उनके होंठों पर आई। मुझे पता है, लेकिन हमें एक दूसरे से और भी ज्यादा सच्चाई से बात करनी होगी। मैं जानती हूं कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन हमें अपने रिश्ते को और गहराई से समझने का समय चाहिए। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जो रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बता रही थी। यह एक नई शुरुआत की तरह था, लेकिन यह भी एक एहसास था कि जब तक दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझेंगे और एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ेंगे नहीं, तब तक वह पुराना जादू वापस नहीं लौट सकता था। भाभी और भैया जी की बातचीत के बाद कुछ देर के लिए कमरे में गहरी चुप्पी छा गई थी। उनकी आंखों में सवाल और उत्तर दोनों ही थे, और दिल में एक अजीब सा बवंडर था। भाभी का चेहरा अब भी थोड़ा उतरा हुआ था, जैसे कुछ बोला न जा रहा हो, और भैया जी का दिल भी भारी था, क्योंकि वह जान रहे थे कि रिश्ते में यह खामोशी शायद एक नए मोड़ की शुरुआत है। कुछ देर बाद भाभी ने धीरे से सर उठाया और कहा, क्या तुम कभी महसूस करते हो कि हम दोनों का रिश्ता जैसे रेत की दीवार पर खड़ा हो? भैया जी का दिल धड़कते हुए हल्का सा टूट गया, क्योंकि वह जानते थे कि भाभी की ये बातें उनकी गहरी उलझन का प्रतीक थीं। भैया जी ने एक गहरी सांस ली और भाभी की ओर देखा। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हम अब एक दूसरे से दूर हो गए हैं? उन्होंने धीरे से पूछा। हाँ, भाभी ने अपने गले में कसावट के साथ कहा। हम दोनों एक दूसरे के करीब तो होते हैं, लेकिन फिर भी दूर रहते हैं। वह सच्चा कनेक्शन, वह जुड़ाव जो हमें पहले महसूस होता था, अब कहीं खो सा गया है। यह सुनकर भैया जी का दिल और भी भारी हो गया। वह यह नहीं चाहते थे कि उनका रिश्ता इस मुकाम पर पहुंचे जहां समझ और प्यार की कमी महसूस हो, लेकिन वह जानते थे कि यह उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें अपने रिश्ते को फिर से संजीवनी देने के लिए कदम उठाना होगा। मुझे तुम्हारा दर्द समझ आता है, भैया जी ने कहा, और भाभी की ओर बढ़ते हुए उनका हाथ पकड़ा। हम दोनों ने शायद कभी अपनी भावनाओं को पूरी तरह से एक दूसरे से नहीं साझा किया। हम दोनों ने अपनी अपनी परेशानियों को अंदर दबाए रखा। मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे से सच्ची बातें करनी चाहिए, बिना किसी डर या शर्म के। भाभी ने उनकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वह जो कह रहे हैं वह सच था। उनके दिल में भले ही कई सवाल थे, लेकिन इस क्षण में भैया जी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे दोनों एक दूसरे से अधिक जुड़े हुए हैं जितना वह खुद समझते थे। तुम सही कह रहे हो, भाभी ने धीरे से कहा। हमें एक दूसरे से और खुलकर बात करनी होगी। मैं जानती हूं कि हम दोनों का रिश्ता मजबूत है, लेकिन हमें खुद को और अपने दिल को पूरी तरह से खोलने की जरूरत है। भैया जी ने उनकी आंखों में देखा और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह जान गए थे कि यह एक नया आरंभ है, जहां वे दोनों अपने रिश्ते को एक नई दिशा में ले जाएंगे। वह प्यार और समझ से भरा हुआ एक नया अध्याय होगा, जिसमें दोनों पार्टनर अपने डर और असुरक्षाओं को सच्चाई से साझा करेंगे। फिर एक पल के लिए दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उस चुप्पी में कुछ था, एक गहरी समझ, एक शांति जो दोनों के दिलों को जोड़ रही थी। वह पल, वह समझ एक ऐसे रिश्ते की नींव रख रही थी जो सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत था।
भाभी ने धीरे से अपना सिर भैया जी के कंधे पर रखा और भैया जी ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। वह दोनों जानते थे कि इस पल ने उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दिया है और अब उन्हें एक दूसरे के साथ अपने दिलों की गहराई से जुड़ने का समय मिल चुका था। रात की चुप्पी अब भी कमरे में गहरी थी, लेकिन भाभी और भैया जी दोनों की आंखों में एक नई समझ थी। वे एक दूसरे के साथ खड़े थे और हालांकि कुछ भी कहे बिना एक दूसरे के दिल की धड़कन को महसूस कर रहे थे। यह वह क्षण था जब रिश्ते में बदलाव आ रहा था, लेकिन किसी अनजाने डर के कारण दोनों के दिलों में कुछ खालीपन था, कुछ अधूरा था। भाभी ने अपनी नजरें झुका दी और फिर धीरे से कहा, क्या तुम मुझे कभी पूरी तरह से समझ पाओगे? यह सवाल उनकी नजरों में तैर रहा था, जैसे वो किसी गहरे जाल में फंसी हों। भैया जी ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद कहा, तुम समझाओगी तो शायद मैं समझ पाऊं। तुम हमेशा मेरे पास होती हो, लेकिन क्या तुम खुद को मेरे पास महसूस करती हो? भाभी ने सिर झुकाया और एक लंबी गहरी सांस ली। जब तुम पास होते हो तो लगता है जैसे सब कुछ ठीक है, उन्होंने धीमे से कहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी महसूस होती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं और मैं इस दूरी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रही हूं। भैया जी का दिल थोड़ा सा सिहर गया। वह जान रहे थे कि भाभी की बातों में एक गहरी कड़वाहट थी जो केवल वक्त और समझ की कमी से बढ़ी थी। तुम सही कह रही हो, भैया जी ने गंभीरता से कहा, मैंने भी तुम्हें कभी पूरी तरह से महसूस नहीं किया। हमारी शादी के बाद मैंने शायद अपने काम और रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को खो दिया। शायद मैंने तुम्हें वह समय और ध्यान नहीं दिया जिसके तुम हकदार हो। भाभी की आंखों में आंसू थे जो अब किसी तरह से धीरे धीरे उनके गालों से बहने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सोच में डूब गईं। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सारी उम्मीदें दी, भाभी ने कहा, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अकेली हूं, तुम्हारे साथ होने के बावजूद भी। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरे अंदर की भावनाओं को समझ नहीं पाते। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों ही अपनी अपनी उलझनों में फंसे हुए हैं। ये सुनकर भैया जी का दिल टूटने जैसा महसूस हुआ। वह जान गए थे कि यह सिर्फ एक महिला का दिल नहीं था जो टूट रहा था, बल्कि यह उनका रिश्ता था जो कहीं ना कहीं अपनी राह खो चुका था। वह पूरी तरह से भाभी की भावनाओं को समझते थे और इस पल में उनका दिल गहरी चिंताओं से भर गया था। मैंने तुम्हें कभी यह नहीं बताया, भैया जी ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे भी कभी कभी यह डर लगता था कि हम दोनों इतने अलग क्यों हो गए हैं। मैंने खुद को खो दिया था, लेकिन तुमने कभी मुझे इस बारे में बताया नहीं। भाभी ने भैया जी की ओर देखा और धीरे से उनकी आंखों में आंसू थे जो अब और भी बढ़ गए थे। वह नहीं चाहती थीं कि उनका रिश्ता इस स्थिति में पहुंचे, लेकिन उनकी खुद की भीतर की बेचैनी अब उन्हें हर दिन परेशान कर रही थी। क्या तुम मुझे अब भी उतना ही चाहते हो जितना पहले चाहते थे? भाभी ने धीरे से पूछा, जैसे इस सवाल में वह अपने सारे डर और अविश्वास को समेटकर पूछ रही थीं। भैया जी ने अपनी आंखों में गहरी प्रतिबद्धता के साथ उन्हें देखा और कहा, तुमसे ज्यादा और किसी से नहीं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि प्यार केवल शारीरिक नजदीकी से नहीं बढ़ता। हमें अपनी भावनाओं, हमारी जरूरतों और हमारी उम्मीदों को पूरी तरह से समझना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें दोनों को एक दूसरे से ज्यादा खुलकर बात करनी होगी। यह सुनकर भाभी का दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही सवाल था, वही असमंजस था। कहानी में एक नया मोड़ आया था। इस बार दोनों अपने रिश्ते को फिर से संजीवनी देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। भावनाओं की गहरी उथल-पुथल, समझ की कमी और अपेक्षाओं की भारी दुनिया, सभी चीजें उनके रिश्ते को एक अलग दिशा में ले जा रही थीं। भाभी ने धीरे से भैया जी के हाथ को थामा और कहा, हम दोनों को एक दूसरे से और ज्यादा ईमानदारी से बात करनी होगी। हमें अपनी गलतियों को मानने की जरूरत है, और अगर हमें इस रिश्ते को सही करना है तो हमें एक दूसरे से अपनी पूरी सच्चाई साझा करनी होगी। भैया जी ने उसकी बात को समझते हुए न सिर्फ अपनी अंगुली भाभी की हथेली में टिकी, बल्कि उस टच में एक नई समझ, एक नई शुरुआत का संकेत था। भाभी और भैया जी के बीच का सन्नाटा अब एक नई गहराई में बदल चुका था। दोनों के बीच एक ऐसा खालीपन था जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था।
कमरे की हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे हर विचार, हर भावना को खुद में समेटने की कोशिश की जा रही हो। भाभी की आंखों में आंसू थे, जो धीरे धीरे उनके गालों पर बहने लगे, और भैया जी, जिनकी अपनी आंखों में चिंताएं थीं, धीरे धीरे भाभी के पास आए। भाभी ने धीरे से कहा, कभी सोचा है क्या हमारी शादी के बाद से हमने एक दूसरे को सही से महसूस किया है? वह सवाल उनके दिल की गहरी परतों में एक खड़ी दीवार की तरह उभर आया था। भैया जी ने अपनी नजरें झुका दीं। वह जानते थे कि भाभी के सवाल का जवाब सिर्फ उन दोनों के बीच छिपा हुआ था। कई सालों तक वे एक दूसरे के पास रहे, लेकिन क्या वास्तव में वे एक दूसरे को समझ पाए थे? क्या उनकी शादी में केवल दिखावे का प्यार था, या फिर सच में कुछ गहरी भावनाएं थीं जो कभी व्यक्त नहीं हो पाईं? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी दुनिया में शामिल किया, लेकिन क्या तुमने कभी मेरी दुनिया को महसूस किया? भाभी के शब्दों में दर्द था, और वह दर्द भैया जी के दिल में गहरे तक समा गया। तुम मुझे हमेशा अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन क्या कभी तुमने मुझे खुद को व्यक्त करने का मौका दिया? भैया जी ने धीरे से भाभी की आंखों में देखा, और उनके दिल में एक गहरी कसक महसूस हुई। वह समझने लगे थे कि भाभी की चुप्पी के पीछे एक लंबी कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसमें वह हमेशा अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबाए रखती थीं। भाभी को कभी नहीं लगा कि उनके दिल की बातें पूरी तरह से सुनी गई हैं। मुझे बहुत अफसोस है, भैया जी ने धीरे से कहा। मैंने कभी तुम्हारे भीतर की खामोशी को समझने की कोशिश नहीं की। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं हो सकती, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि यह दूरी कुछ और ही थी। हम दोनों के बीच एक अनकहा खालीपन था। भाभी की आंखों में एक नई लहर उठी, और उन्होंने एक गहरी सांस ली। तुम्हारे शब्दों में आज वो सच्चाई है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है मैं अपनी आवाज खो चुकी थी। कभी लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन फिर यह एहसास हुआ कि हम सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, बिना किसी गहरी समझ के। भैया जी का दिल कांप उठा। वह जानते थे कि उनके बीच की यह खामोशी एक बहुत बड़े पहलू को छिपाए हुए थी। ये केवल उनका रिश्ता नहीं था, बल्कि यह वह समझ थी जो वे दोनों एक दूसरे से खो चुके थे। हमारे रिश्ते में बहुत कुछ अधूरा था, भाभी ने धीमे से कहा, लेकिन क्या तुम तैयार हो इसे फिर से बनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने दिल से मुझे समझने के लिए? भैया जी ने अपने दिल की गहराई से महसूस किया कि यह एक ऐसा पल था जो अगर सही दिशा में लिया गया तो उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता था। वह भाभी की ओर बढ़े और उनके हाथ को थामते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन मैं तुमसे दिल से माफी चाहता हूं। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ शारीरिक कैपेसिटी में नहीं होना चाहिए, यह हमारे दिलों और भावनाओं के बीच भी होना चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे अंदर की हर बात को समझने की कोशिश करूंगा। भाभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दर्द के नहीं, बल्कि राहत के थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। वह जानते थे कि रिश्ते में यह सच, यह संवेदनशीलता सबसे महत्वपूर्ण था। कुछ देर बाद भाभी ने कहा, मैं जानती हूं कि रिश्ते में समझ और प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कभी कभी हमें खुद से अपनी सच्चाई का सामना करना होता है। हमें यह मानना होता है कि हम दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। भैया जी ने धीरे से कहा, हम दोनों ने शायद बहुत समय तक एक दूसरे को महसूस नहीं किया, लेकिन अब हम इसे सही रास्ते पर ले जाएंगे। हम दोनों एक दूसरे के दिलों को पूरी तरह से समझेंगे, और हम प्यार को उसी रूप में जिएंगे जैसे वह है, कभी न खत्म होने वाला, गहरा और मजबूत। अब भाभी और भैया जी एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन यह खड़ा होना केवल शारीरिक नहीं था। ये उनके दिलों के बीच एक नई शुरुआत का प्रतीक था। ये एक नया अध्याय था जिसमें समझ, संवेदनशीलता और प्यार की गहरी समझ थी। उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से जीने का वादा किया था, और अब यह समझा था कि प्यार सिर्फ शब्दों या दिखावे तक सीमित नहीं था। ये दिल की गहराई से महसूस किया जाता था। भाभी और भैया जी के बीच की चुप्पी अब एक समझदारी की चुप्पी बन चुकी थी। पहले जो अंतर था वह अब एक नई उम्मीद में बदलने लगा था। उनके दिलों के बीच जो दूरी थी वह अब एक पुल की तरह बन रही थी, जिस पर दोनों धीरे धीरे कदम रख रहे थे। दोनों जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अब वे तैयार थे एक दूसरे को बेहतर समझने
और साथ आगे बढ़ने के लिए। भाभी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? उस वक्त हमें किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती थी। सब कुछ इतना सही था। मुझे लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भैया जी ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मुझे याद है। उस वक्त ऐसा लगता था जैसे समय रुक गया हो और हम दोनों उसी पल में खो गए थे। पर अब जब हम दोनों अलग अलग रास्तों पर चलने लगे हैं तो वह पुरानी बातें कहीं गुम हो गईं। भाभी की आंखों में हल्की सी उदासी थी, लेकिन उन्होंने अपने गहरे विचारों को वापस समेटते हुए कहा, क्या तुम कभी महसूस करते हो कि हम दोनों के बीच जो खामोशी है वह हमें और दूर कर रही है? भैया जी का दिल थोड़ी देर के लिए धड़क उठा। ये सवाल एक बर्फ के ठंडे पानी की तरह था जो उनके दिल के भीतर हर भावना को महसूस करा रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर भाभी की ओर देखा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को सही से समझने में नाकाम रहे हैं। शायद हम दोनों ने अपने भीतर की बातें कभी एक दूसरे से पूरी तरह से साझा नहीं की। हम दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा उम्मीदें रखीं और कभी उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। भाभी ने अपने माथे पर हाथ रखा और हल्के से सिर झुकाए। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में संजीदगी के साथ कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं हमेशा तुम्हारे पास थी, तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन कभी कभी लगता था कि तुम मुझे समझ नहीं पा रहे थे। मुझे कभी ये महसूस हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के पास होने के बावजूद भी एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे थे। भैया जी का दिल एक बार फिर से धड़कने लगा। वह चाहते थे कि इस दूरी को खत्म किया जाए, लेकिन कैसे? वे दोनों अब तक बहुत कुछ खो चुके थे, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि कुछ तो ऐसा था जो अभी भी बचा हुआ था। वह भावना जो कभी उनके दिलों में बसी थी, वह अब भी जीवित थी। वह प्यार जो कभी भी खत्म नहीं हुआ था, बस समय और समझ की कमी से वह धुंधला हो गया था। हम दोनों ने शायद एक दूसरे से वो शब्द नहीं कहे जो हमें कहने चाहिए थे। अब हमें एक दूसरे से खुले तौर पर बात करनी होगी, अपने दिल की सारी बातें जो कभी हम कह नहीं पाए। भैया जी ने धीरे से कहा, मुझे लगता है अगर हमें इस रिश्ते को फिर से सही दिशा में ले जाना है तो हमें अपनी उम्मीदों को छोड़कर एक दूसरे को सिर्फ एक इंसान की तरह देखना होगा। भाभी ने सिर झुकाते हुए आंखों में आंसू झलकते हुए कहा, मुझे तुमसे उम्मीदें नहीं थीं, भैया जी। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहने की जरूरत थी। मुझे सिर्फ तुम्हारा समझना चाहिए था। शायद मैंने भी कभी अपनी बातों को सही से नहीं रखा। अब दोनों के बीच की खामोशी एक अलग ही रूप में सामने आई थी। ये वह खामोशी थी जो समझ और स्वीकार्यता की थी। अब उनका रिश्ता केवल एक आदर्श या उम्मीदों से परे था। वह असली था, भावनात्मक रूप से गहरा और वास्तविक। भैया जी ने धीरे से भाभी का हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों अपनी गलतियों से सीखे हैं और अब हमें अपनी उम्मीदें नहीं, बल्कि अपने एक दूसरे के साथ समय को फिर से सही तरीके से जीने की जरूरत है। भाभी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और वह जान गई थी कि अब जो भी होगा वह कुछ नया होगा, कुछ बेहतर होगा। शायद दोनों को फिर से अपने रिश्ते को एक नई रोशनी में देखना था, लेकिन यह एक नई शुरुआत थी और इसमें केवल प्यार और समझ की बुनियाद थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्लीज दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांस भरी स्टोरी है और बहुत ही मजेदार है। प्लीज स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का समय था, घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं और मेरे देवर, जो हमेशा की तरह छोटे छोटे मुद्दों पर हंसी खुशी बहस करते थे, आज ब्लू फिल्म देखने को लेकर बहस में उलझ गए। वह अपने पसंदीदा एक्शन फिल्म देखना चाहते थे, जबकि मैं रोमांटिक ब्लू फिल्म पर जोर दे रही थी। बात बहस से बढ़कर झगड़े तक पहुंच गई। मैं गुस्से में भर गई थी। मेरी सहन शक्ति जैसे जवाब दे रही थी। उन्होंने चिढ़ाते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो मेरे अहंकार को ठेस पहुंचा गया। ताव में आकर मैंने पास रखा तौलिया खींच दिया जो उनके हाथ में था। अचानक इस हरकत से कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वह हक्का बक्का रह गए और मुझे भी अपने किए पर तुरंत पछतावा हुआ। मुझे समझ में नहीं आया
कि मैं क्या करूं। उनकी आंखों में हल्की नाराजगी थी, लेकिन वह कुछ कहे बिना चुपचाप दूसरे कमरे में चले गए। मैंने महसूस किया कि मेरा यह कदम गलत था। रिश्तों की नींव आपसी समझ और सम्मान पर टिकी होती है, और मैंने उस पल में उसे झकझोर दिया था। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत जुटाई तो मैं उनके पास गई। वह अपने फोन पर कुछ स्क्रॉल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए देवर जी, गुस्से में मैंने गलत कर दिया, उन्होंने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। उन्होंने कहा, भाभी, झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन आपका ऐसा गुस्सा पहली बार देखा। खैर, अब मूवी चुनने का फैसला आपके हाथ में है, लेकिन अगली बार मुझसे इतनी जल्दी नाराज मत हुआ कीजिए। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और दोनों ने आपस में मूवी के लिए सहमति बना ली। उस दिन मुझे एक बड़ी सीख मिली। रिश्तों में बहसें और झगड़े आम बात हैं, लेकिन इनसे बड़ा है एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनकी कद्र करना। उस घटना ने हमारे रिश्ते को और मजबूत बना दिया। उस दिन के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। देवर जी और मेरे बीच की हंसी ठिठोली जैसे कहीं गुम हो गई थी। हर बार जब भी हम एक दूसरे के सामने आते, एक असहज चुप्पी माहौल पर हावी हो जाती। मेरे मन में अपराध बोध था और उनके व्यवहार में एक दूरी झलकने लगी थी, लेकिन इस दूरी में कुछ और भी था। रात का समय था, बच्चे सो चुके थे और मेरे पति किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं बालकनी में बैठी चाय पी रही थी जब अचानक देवर जी वहां आ गए। पहली बार मैंने उन्हें इतने शांत और गंभीर देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, भाभी, उस दिन जो हुआ उससे मैं नाराज नहीं हूं, पर जाने क्यों कुछ बदल गया है। मैं चौंक गई। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो मुझे भीतर तक झकझोर गई। मैंने जवाब में सिर्फ क्या कहा। उन्होंने नजरें झुका लीं और कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पल में इतने सारे भाव एक साथ आ सकते हैं। गुस्सा, शर्मिंदगी और शायद कुछ ऐसा भी जिसे मैं खुद समझ नहीं पा रहा। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह बातचीत हमें किस दिशा में ले जा रही है। मैं बस उनकी ओर देखती रही। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। भाभी, उन्होंने फिर कहा, आपसे मजाक करते करते शायद मैंने कुछ ज्यादा ही महसूस करना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मैं समझ गई कि बात अब उस हंसी ठिठोली से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मेरे अंदर गुस्सा, शर्म और अजीब सा डर पैदा हो गया। मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, देवर जी, ये सब बेवकूफी है। हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं और ऐसी बातें रिश्तों को तोड़ सकती हैं। वह चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। अगले दिन से उनका व्यवहार बदल गया। वह मुझसे कतराने लगे और जब भी हम आमने सामने आते, उनकी आंखों में एक दर्द दिखता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभालूं। एक रात जब मैं अकेली अपने कमरे में बैठी थी, तो मेरे अंदर भी सवाल उठने लगे। क्या मैं भी कुछ ऐसा महसूस कर रही हूं जिसे मैं खुद से छिपा रही हूं? क्या यह भावना महज एक भ्रम है या कुछ और? मेरे मन में हलचल मच गई। आने वाले दिनों में हमारे रिश्ते और जटिल होते गए। हमने एक दूसरे से बात करना लगभग बंद कर दिया, लेकिन हमारी खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। मैंने खुद को अपने पति और परिवार के प्रति जिम्मेदारियों में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी आंखों का दर्द और उनकी बात मेरे जहन में गूंजने लगती। एक दिन जब हम अकेले घर में थे, उन्होंने अचानक कहा, भाभी, मैं अब यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। मैं अपने एक दोस्त के साथ बाहर शिफ्ट हो रहा हूँ। शायद इससे सब कुछ ठीक हो जाए। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। मैंने बस कहा, यह सही होगा। उस रात मैं बहुत देर तक रोती रही। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि वह भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। और यहाँ भावनाओं का एक ऐसा जाल बन गया था जिसे न तो हम समझ पा रहे थे और न ही सुलझा पा रहे थे। कुछ हफ्तों बाद देवर जी ने घर छोड़ दिया। घर में एक खालीपन आ गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरा दिल जानता था कि कुछ हमेशा के लिए बदल गया है। मैंने खुद से वादा किया कि जो हुआ उसे मैं अपने रिश्तों की पवित्रता पर हावी नहीं होने दूंगी, लेकिन कभी-कभी
जब रात की खामोशी गहरी होती है और मैं अकेले बैठती हूँ, तो उनकी आंखों में छुपे उन अनकहे शब्दों की यादें मुझे बेचैन कर देती हैं। रिश्ते आसान नहीं होते। कभी कभी हम अपनी सीमाएं पार करने लगते हैं, लेकिन उन्हें समझदारी से संभालना ही सही होता है। कुछ बातें दिल में दबा देना ही बेहतर है, क्योंकि उनकी सच्चाई से सामना करने का साहस हमेशा नहीं होता। देवर जी के घर छोड़ने के बाद सब कुछ सामान्य सा लगने लगा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ समय का असर है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर हर बार जब मैं उनके कमरे के सामने से गुजरती, तो उनके खाली बिस्तर और सूने कमरे की यादें मुझे परेशान कर जाती। रातों को जब सब सो जाते, मैं उनकी कही बातों को याद करती। उनकी आंखों में जो दर्द था, वो मुझे बार बार झकझोरता। क्या मैं भी कुछ ऐसा महसूस कर रही हूं जिसे मैं स्वीकारने से डर रही हूं? ये सवाल हर रात मेरी नींद उड़ा देता। एक दिन अचानक उनका फोन आया। उन्होंने कहा, भाभी, आप कैसी हैं? मैंने खुद को संयत रखते हुए कहा, सब ठीक है, तुम कैसे हो? फोन पर उनकी आवाज हल्की कांप रही थी। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन घर की बहुत याद आती है, और आपकी भी। उनकी यह बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं चुप रह गई। उन्होंने फिर कहा, क्या मैं गलत हूं भाभी? जो कुछ भी मैं महसूस करता हूं, क्या वह सच में गलत है? मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हाँ देवर जी, ये गलत है। रिश्तों की मर्यादा को समझना जरूरी है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मर्यादा के बारे में सोचते सोचते दिल से सच छिपाना आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको भी कुछ महसूस होता है, लेकिन आप इसे खुद से छिपा रही हैं। उनकी यह बात सुनकर मैं सुन्न हो गई। मेरे अंदर हजारों भावनाएं उमड़ रही थीं, गुस्सा, अपराध बोध और कहीं न कहीं एक अनकही ख्वाहिश। कुछ हफ्तों बाद मैं अपनी ननद की शादी में गई। परिवार का हर सदस्य वहां मौजूद था, और उसी बीच देवर जी भी आए। इतने दिनों बाद उन्हें देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पहले से ज्यादा गंभीर और आत्मविश्वासी लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी तड़प छुपी हुई थी। शादी की हलचल के बीच एक रात जब मैं बालकनी में अकेली खड़ी थी, तो वह अचानक वहां आ गए। भाभी, आपसे एक बार और बात करनी थी, उन्होंने कहा। मैंने खुद को शांत रखते हुए कहा, क्या बात है? उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, आप मुझसे क्यों भाग रही हैं? आप यह क्यों नहीं मान लेती कि हमारे बीच जो कुछ है वह सिर्फ एक भ्रम नहीं है? उनकी यह बात सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई। मैं जानती थी कि यह बात गलत दिशा में जा रही है, लेकिन मेरे अंदर कहीं न कहीं एक ऐसा कोना था जो उनकी बात को सच मानने के लिए तैयार था। देवर जी, रिश्ते केवल भावनाओं पर नहीं टिकते। हमें समाज, परिवार और मर्यादाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, मैंने कहा। उन्होंने धीरे से कहा, क्या आप अपने दिल की सच्चाई से हमेशा भागती रहेंगी भाभी? न कि आंखों में देखना मुश्किल हो गया। मैं वहां से चली गई, लेकिन उस रात मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। शादी के बाद देवर जी ने हमारे घर आना लगभग बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ यह सब भुला दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह मेरे सपनों में आने लगे और उनकी बातें मेरे दिल में गूंजती रहीं। एक दिन जब मैं अपने पति के साथ बाजार में थी, तो अचानक देवर जी दिखाई दिए। उनके साथ एक लड़की थी। वह खुश दिख रहे थे, और मैंने पहली बार उनके चेहरे पर वह दर्द गायब देखा। ये कौन है? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी मंगेतर है, अगले महीने हमारी शादी है। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने खुद को संभालते हुए उन्हें बधाई दी, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे अंदर का खालीपन और बढ़ गया। उस रात मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। मैंने महसूस किया कि मैंने जो कुछ भी खो दिया वह कभी वापस नहीं आएगा। मेरे अंदर की क्षमकश ने मुझे एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया था जहां न मैं पीछे जा सकती थी और न आगे। देवर जी की शादी के बाद सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। उन्होंने मुझसे कभी कोई बात नहीं की, और मैंने भी खुद को उनके बिना जीना सिखा लिया। लेकिन कभी कभी जब मैं अकेली होती हूँ, तो उनकी आंखों की वह तड़प और उनके अनकहे शब्द मुझे याद आते हैं। शायद यह वही अधूरा इश्क था जो अपनी जगह कभी नहीं पा सका। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती। वे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर हमें हमेशा याद दिलाती हैं
कि कुछ रिश्तों को दिल में दफन कर देना ही बेहतर होता है। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी में हर भावना का सामना करना जरूरी है, लेकिन हर भावना को सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। रिश्तों की जटिलता अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां दिल और दिमाग की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। उनको ही ख्वाहिश है। देवर जी की शादी को 6 महीने हो चुके थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उनके घर आने जाने में कोई कमी नहीं थी और वे अब पहले से ज्यादा खुश और व्यवस्थित दिखते थे। उनकी पत्नी मीरा एक प्यारी और समझदार लड़की थी। वह सबके साथ जल्दी घुल मिल गई थी, लेकिन मेरे मन में जो कुछ चल रहा था वह मुझसे छिपा नहीं रह पा रहा था। हर बार जब मैं उन्हें देखती तो एक अनकहा दर्द मेरे अंदर उठता। मैं खुद से सवाल करती कि यह सब कब खत्म होगा। क्यों मैं अब भी उनकी आंखों में वही अनकही ख्वाहिश देखती हूँ जिसे मैंने दबाने की कोशिश की थी। एक दिन घर में पूजा का आयोजन था। पूरा परिवार मौजूद था। मैंने खुद को व्यस्त रखा ताकि किसी भी तरह से उनके करीब जाने से बच सकूं, लेकिन नियति जैसे कुछ और ही चाहती थी। शाम को पूजा के बाद मैं रसोई में अकेली बर्तन धो रही थी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, भाभी, क्या आपकी मदद कर सकता हूं? मैंने पलट कर देखा। देवर जी थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखें वहीं पुरानी बातें कह रही थीं। मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, यहां सब ठीक है, आप बाहर जाइए। उन्होंने धीमे से कहा, इतना सख्त क्यों हो गई हैं भाभी? क्या मेरे जाने से भी आप खुद को ठीक नहीं कर पाईं? उनकी यह बात सुनकर मेरी सांस रुक गई। मैंने उनकी ओर देखा और पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपको यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप शादीशुदा हैं। ये सब खत्म हो चुका है, मैंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, खत्म हो चुका है? सच में भाभी? तो फिर क्यों आपकी आंखें हर बार मुझे देखकर वही सवाल पूछती हैं जो मेरा दिल पूछता है? मैंने उनकी ओर गुस्से में देखा, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी मुझे रोक रही थी। उस रात जब सब सो चुके थे, मैं बालकनी में बैठी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी और मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक वह फिर से आ गए। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कठोरता से पूछा। उन्होंने मेरे पास बैठते हुए कहा, भाभी, यह खामोशी अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने शादी कर ली ताकि यह सब खत्म हो जाए, लेकिन सच कहूं, मीरा को देखकर भी हर बार आपके चेहरे की याद आती है। मैं खुद से लड़ रहा हूं, लेकिन आपसे दूर नहीं जा पा रहा। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने गुस्से और आंसुओं के बीच कहा, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? क्या आपको एहसास नहीं कि यह सब कितना गलत है? मीरा आपकी पत्नी है और मैं आपकी भाभी हूं। यह रिश्ता कोई जगह नहीं रखता। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कोशिश की भाभी, बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार मैं वहीं लौट आता हूं, आपके पास। मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यह मेरी सच्चाई है और शायद आपकी भी। उनका यह स्पर्श मेरे अंदर तूफान खड़ा कर गया। मैं चाहकर भी अपने हाथ पीछे नहीं खींच सकी। उस पल में मेरे सारे तर्क, मेरी सारी मर्यादाएं धुंधली पड़ने लगीं। उस रात के बाद सब कुछ और मुश्किल हो गया। हम दोनों एक दूसरे से कतराने की कोशिश करते, लेकिन जब भी आमने सामने आते तो हमारे बीच की खामोशी हजारों शब्दों से ज्यादा बोल जाती। एक दिन मीरा ने मुझसे कहा, भाभी, मुझे लगता है कि कुछ दिनों से देवर जी थोड़ा परेशान रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि बात क्या है? उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, नहीं मीरा, शायद काम का तनाव होगा, आप उनसे बात कीजिए। उस रात मैं खुद को कोसती रही। मैंने खुद से कहा, यह सब बंद होना चाहिए। मैं अपने परिवार, अपने रिश्तों को इस जहर से बर्बाद नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे बात करने का फैसला किया। जब मैं उन्हें अकेले में मिली तो मैंने कहा, यह सब खत्म करना होगा। आप अपनी पत्नी और अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। हमारे बीच जो कुछ भी है वह सिर्फ एक गलत फहमी है। इसे यहीं रोक देना ही सही है। उन्होंने उदासी भरी आंखों से मेरी ओर देखा और कहा, आप जो चाहती हैं मैं वही करूंगा भाभी, लेकिन यह जान लीजिए, मैं कभी भी इस सच्चाई को नहीं भुला पाऊंगा। उस दिन के बाद उन्होंने मुझसे दूरी बना ली। वे मीरा के साथ खुश दिखने की कोशिश करते, लेकिन मैं जानती थी
कि उनके दिल में अब भी वही ख्वाहिश छुपी हुई थी। कभी कभी जब मैं अकेले बैठी होती हूँ तो उनकी आंखों की वह तड़प और उनके अनकहे शब्द मुझे याद आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह सब गलत था, लेकिन दिल की ख्वाहिशों को दबाना हमेशा आसान नहीं होता। उनकी शादीशुदा जिंदगी चलती रही और मैं अपने रिश्तों की मर्यादा निभाने में जुटी रही, लेकिन हमारे बीच का यह अधूरा इश्क, यह अनकही दास्तां हमेशा के लिए हमारे दिलों में एक जख्म बनकर रह गई। ये कहानी एक सच्चाई को उजागर करती है कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती और हर रिश्ते को सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अधूरे रहते हुए भी हमारे दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए